हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं साइंस के अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती है, यानी कि जगह घेरती है और जिसका भार होता है। जैसे आप अपने आसपास कई चीज़ें देखते हैं, टेबल हो गया, पानी हो गया, ठीक है, किताब हो गई, पेन पेंसिल। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तो जगह घेर रही है और दूसरा क्या है, इनका भार भी है। तो ये सारे क्या हो गए, पदार्थ। अब बात करते हैं पृथक्करण की। तो पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? उदाहरण लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मिश्रण होता क्या है। तो मिश्रण, इसकी मैंने एक वीडियो अलग से बना के रखी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देती हूँ। मिश्रण ऐसी चीज़ होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिली होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अवयवों की। तो अवयव होते हैं घटक, ठीक है, अलग अलग चीज़ें। और पृथक का मतलब होता है अलग करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, हमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिश्रण के कुछ घटक उपयोगी नहीं होते या हानिकारक होते हैं। कभी कभी अगर हमें उन्हें अलग से इस्तेमाल करना हो तो हम उपयोगी घटकों को भी अलग कर देते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि हम मिश्रण के घटकों को अलग क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ घटक जो होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते या फिर हानिकारक होते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जब हम खाना बनाते हैं, दाल या चावल, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसमें जो थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर या फिर मिट्टी के कण होते हैं उनको हम अपने हाथों से अलग करते हैं, यानी कि हाथों से हटाते हैं, ठीक है, पृथक करते हैं। क्यों अलग करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते। और उपयोगी कौन सी चीज़ होती है? चावल, दालें, ठीक है, पत्थर कंकड़, ये तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मिश्रण के घटकों को अलग कर देते हैं। फिर इसमें दूसरी बात बोली गई है कि कभी कभी हमें इन घटकों को अलग से इस्तेमाल करना हो तो भी हम इनको अलग करते हैं, मतलब कि दोनों घटक उपयोगी होंगे। इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे जब हम दही से क्या करते हैं, मक्खन निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, मक्खन हम निकाल देते हैं और जो दूसरा घटक होता है वो क्या रह जाता है हमारे पास, लस्सी। तो दोनों उपयोगी है ना हमारे लिए। देखो, मक्खन भी उपयोगी है और लस्सी भी उपयोगी है, पर हमें क्या करना है, उसका इस्तेमाल अलग अलग करना है दोनों का। तो इसलिए भी हमें मिश्रण के दोनों घटकों को अलग अलग करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों घटक उपयोगी हो गए और अनुपयोगी हमने कौन सा पढ़ा था, जो कंकड़ पत्थर होंगे, ठीक है। अब इसके दो उदाहरण दिए हुए हैं जो कि मैंने नीचे लिखे हैं, आप इनको लिख सकते हो। चावल से पत्थरों को अलग करना, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और दूसरा है चाय से चाय की पत्तियों को अलग करना। तो इसमें भी क्या हो गया, चाय जो है वो उपयोगी हो गई, चाय की पत्तियां क्या हो गई, अनुपयोगी हो गई, इसलिए हमने इन दोनों को अलग किया। हमारा दूसरा प्रश्न है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि निष्पावन होता क्या है, फिर बताना है कि इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। इसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है एग्जाम्पल के साथ, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसका आंसर है, मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को हवा के झोंकों द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहा जाता है। तो देखो, निष्पावन ना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, हवा के झोंकों के द्वारा हल्की और भारी चीज़ों को अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग देखते हैं हम, इससे हमें ज़्यादा पता चलेगा कि निष्पावन होता क्या है, ठीक है। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग किसानों द्वारा भारी बीजों से हल्के भूसे के कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। देखो, जब हम गेहूं के पौधों की थ्रेशिंग करते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, गेहूं के जो दाने होते हैं ना, उसके साथ में कुछ एक भूसा
साथ आ जाता है, ठीक है। मतलब कि ये मिश्रण हो गया, किसका मिश्रण, भूसे और गेहूं के दानों का मिश्रण। तो इसी मिश्रण से इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करने के लिए हम निष्पावन का प्रयोग करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक सूप लेते हैं और उसमें गेहूं और भूसे के मिश्रण को डाल देते हैं। फिर जब हवा चलती है तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको नीचे गिराना शुरू करते हैं। तो जो गेहूं के दाने होंगे वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और भूसा क्या होगा, वो उड़ के अलग जगह इकट्ठे हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों अवयव अलग अलग हो जाएंगे, बीज अलग हो जाएंगे और भूसा जो है वो अलग हो जाएगा। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, भारी बीजों से हल्के भूसे के कणों को अलग करने के लिए। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बात की थी, मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। तो इसका आंसर है, पकाने से पहले दालों से भूसे एवं धूल के कणों को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। हाथ से चुनकर अलग करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, हस्तचयन। इसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने बताना है कि इसका यूज होता कहाँ है। तो इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। कहाँ उपयोग करते हैं इस विधि को, गेहूं, चावल या दालों से कंकड़, पत्थर और मिट्टी के कणों को अलग करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि छालन को हम चालन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका आंसर है, कणों को उनके आकार के आधार पर अलग करने की विधि को छालन कहते हैं। यानी कि हमारे पास एक ऐसा मिश्रण है जिसमें बड़े और छोटे कण हैं, तो हमने इनको क्या करना है, अलग अलग करना है। बड़े कणों को अलग करना है, छोटे कणों को अलग करना है। तो बस इसी विधि को हम छालन बोल देते हैं। यानी कि कणों को उनके आकार के आधार पर अलग करने की विधि को छालन कहते हैं। अब देखेंगे कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम। छालन का उपयोग छलनी द्वारा आटे से अशुद्धियां निकालने के लिए किया जाता है। और ये चीज़ आप सबने अपने घरों में भी देखी होगी, जब हम छन्नी से आटे को छानते हैं, ठीक है। छन्नी बोलते हैं या फिर छलनी भी बोल देते हैं। तो इस विधि से क्या होता है, जो बारीक कण होते हैं यानी कि जो आटा होता है वो तो परात में आ जाता है, और जो बड़े बड़े कण होंगे वो किस में रह जाते हैं, छलनी में। तो इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, आटे को छानने के लिए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। पृथक करना मतलब अलग करना। तो हमारे पास किस चीज़ का मिश्रण दिया है, जल और रेत का। तो हमने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करना है, रेत को अलग निकालना है और जल को अलग निकालना है। इन्होंने बस वही पूछा है कि हम इसको अलग अलग कैसे करेंगे। तो इसका आंसर है, रेत और पानी को उनके मिश्रण से अलग करने के चरण। चरण यानी कि स्टेप्स। तो आप मान लो कि आपने ना एक ग्लास लिया है और उसमें क्या लिया है, रेत डाली है और पानी डाला है। तो ये रेत और जल का मिश्रण हो गया, ठीक है। अब हम इसको अलग करने की विधि देखेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट है, इसे कुछ मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। मतलब कि गिलास को वैसे ही रखना है, उसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी देर के लिए। फिर दूसरा पॉइंट है, रेत पानी में बैठ जाती है, इसे अवसादन कहते हैं। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि रेत जो है वो नीचे बैठ जाएगी ग्लास में और पानी ऊपर ऊपर रह जाएगा, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, अवसादन। फिर तीसरा पॉइंट है, पानी को धीरे से दूसरे गिलास में डालें, इसे निस्तारण कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, धीरे से उस ग्लास को उठाएंगे और एक खाली ग्लास लेंगे, उसमें उस पानी को डाल देंगे आराम से, ठीक है।
तो इस विधि को हम बोल देंगे निस्तारण। और इससे क्या होगा, एक ग्लास में तो रेत रह जाएगी और दूसरे ग्लास में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। फिर चौथा पॉइंट है फिल्टर पेपर की मदद से इसे छान लें। फिर हम एक और गिलास लेंगे और उसके ऊपर फिल्टर पेपर रख देंगे, ठीक है। फिर उस साफ पानी को उसके ऊपर डालेंगे। तो क्या होगा, जो थोड़े बहुत मिट्टी के कण या गंदगी होगी वो फिल्टर पेपर में रह जाएगी और साफ पानी कहाँ आ जाएगा, गिलास में। तो इस तरह हमने क्या किया, रेत और जल के मिश्रण से रेत को अलग कर दिया और जल को अलग कर दिया। और इसमें हमने देखो 2-3 चीज़ें पढ़ी, एक तो अवसादन, एक निस्तारण और तीसरा है फिल्टर करना। तो इन सब की भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? अब इसमें ना हमारे पास आटा और चीनी दिया है और उनको मिक्स कर दिया है, तो वो क्या हो गया, मिश्रण हो गया आटे और चीनी का। फिर इसमें पूछा है क्या हम आटे और चीनी को अलग अलग कर सकते हैं अब? तो वो बताना है आपने। अगर हम इनको अलग कर सकते हैं तो विधि पूछिए कि कैसे अलग करेंगे। तो उत्तर देखते हैं। हाँ, आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक करना संभव है। मतलब कि आटे और चीनी के मिश्रण से हम आटे को अलग कर सकते हैं और चीनी को अलग कर सकते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि कैसे अलग कर सकते हैं, तो उसका आंसर है ऐसा छलनी का उपयोग करके छालन प्रक्रिया से किया जा सकता है, जो कि हमने पहले भी बात की थी। यानी कि हम इस मिश्रण को छन्नी में डालेंगे और उसको छानेंगे तो क्या होगा, जो आटा आटा होगा वो परात में आ जाएगा और चीनी कहाँ रह जाएगी, छन्नी में। तो होगी ना दोनों चीज़ें अलग अलग, आटा अलग हो गया, चीनी अलग हो गई। और इस प्रक्रिया को क्या बोल देंगे, छालन। तो हम छालन प्रक्रिया से इस मिश्रण को अलग कर सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 7। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, ठीक है। पंकिल जल होता है कीचड़ वाला पानी, इसमें मिट्टी घुली हुई हो। 5वें प्रश्न में हमने देखा था कि रेत और पानी का मिश्रण था, इसमें मिट्टी और पानी का मिश्रण है। तो इसके भी सेम वही स्टेप्स रहेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़े थे। पहला है पंकिल जल को गिलास में डालकर कुछ समय के लिए छोड़ दें। हमने कीचड़ वाले पानी को गिलास में ले लिया है और उसको बिना हिलाए थोड़ी देर तक वैसे ही रखेंगे। दूसरा पॉइंट है कीचड़ नीचे बैठ जाएगा, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अवसादन। फिर तीसरा पॉइंट है ऊपरी परत साफ पानी है, ठीक है। ये भी हमने बात की थी कि कीचड़ नीचे बैठ जाएगा और ऊपर ऊपर साफ पानी रह जाएगा। चौथा पॉइंट, पानी को धीरे से दूसरे गिलास में डालें, और इस विधि को हमने क्या बोला था, निस्तारण। फिर 5वां पॉइंट है फिल्टर पेपर की मदद से इसे छान लें, और इस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं फिल्टर करना या फिर निस्यंदन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कीचड़ वाले पानी से साफ पानी निकाल लेंगे। साफ पानी अलग हो जाएगा और जो मिट्टी है वो अलग से रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को डैश कहते हैं। पृथक यानी कि अलग करने की विधि, तो इस विधि को बोलते हैं थ्रेशिंग। इसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं कि थ्रेशिंग होता क्या है, और इसका उदाहरण भी दिया है। दूसरा है किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि चलो हमारे पास क्या है, दूध है। हम क्या करते हैं, एक कपड़ा लेते हैं और उसके ऊपर उस दूध को उड़ेल देते हैं, तो जो मलाई होगी वो तो कपड़े के ऊपर आ जाएगी और दूध कहाँ आ जाएगा, नीचे, जो भी हमने बर्तन रखा है उसमें। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। तो इस अलग अलग करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, निस्यंदन, मतलब कि फिल्टर करना। अब हमने छालन विधि के बारे में भी पढ़ा है, उसमें हम क्या करते हैं, ठोस चीज़ों को ही अलग अलग करते हैं, ठीक है। और निस्यंदन में हम क्या करते हैं, ठोस और द्रव को अलग अलग करते हैं।
यानी कि जैसे हम चाय छानते हैं तो पानी पानी नीचे आ जाएगा, रस रस, और बाकी जो ठोस चीज़ें होंगी वो ऊपर छन्नी में रह जाती है। वैसा ही सेम हमने इस स्टेटमेंट में भी पढ़ा, मलाई कपड़े के ऊपर रह गई और जो पानी पानी यानी कि दूध था वो नीचे किसी बर्तन में आ गया। तो इस प्रोसेस को हम निस्यंदन बोलते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र से जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल कैसा होता है? खारा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें नमक मिला होता है। अब हमने पानी को अलग निकालना है, नमक को अलग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? वाष्पन प्रक्रिया द्वारा। वाष्पन को हम वाष्पीकरण भी बोलते हैं, इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ बता देती हूँ। हम क्या करेंगे, समुद्री जल लेंगे और उसको क्या करेंगे, गरम करेंगे। जब हम उसको गरम करेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और नमक नमक क्या होगा, हमारे पास रह जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पन बोल देते हैं, जिसमें क्या होता है, जल किस में परिवर्तित हो जाएगा, भाप में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। पंकिल जल क्या पढ़ा था हमने, कौन सा जल होता है? कीचड़ वाला पानी। तो ये सेम चीज़ आपको वही बताई गई है जो हमने प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 7 में पढ़ा है, कि जब हम एक गिलास से दूसरे गिलास में साफ पानी को उड़ेलेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे। इसमें वही पूछा गया है, तो वो प्रक्रिया कौन सी है? निस्तारण। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य अथवा असत्य। तो इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट्स दी गई है, आपने बताना है वो सही है या फिर गलत है। पहली है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब निस्यंदन में हमने क्या पढ़ा था कि हम ठोस और द्रव को अलग अलग करते हैं फिल्टर की सहायता से, फिल्टर पेपर या फिर छन्नी की सहायता। जैसे हमने चाय में से चाय पत्ती को अलग किया था और उसके रस को अलग किया। अब हमारे पास एक मिश्रण दिया है जिसमें ना दूध और जल मिला दिया है, पानी और दूध। तो इन दोनों को क्या हम अलग कर सकते हैं छानने से? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? बिल्कुल गलत, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट है, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। हमने निष्पावन में क्या पढ़ा था कि हम हवा के झोंकों द्वारा भारी और हल्की चीज़ों को अलग करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था? गेहूं से भूसे को अलग करना। अब इसमें पूछा गया है, क्या आप इस प्रक्रिया से नमक और चीनी के मिश्रण को अलग कर सकते हैं? तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। अब इसमें बोला है कि हम चाय की पत्तियों को और चाय को निस्यंदन द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हम इसमें ठोस और द्रव को अलग कर रहे हैं छन्नी की सहायता से। नेक्स्ट है, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। तो निस्तारण हमने कहाँ पढ़ा था? जब हमने कीचड़ वाले पानी से साफ पानी को अलग किया था, ठीक है। तो ये अनाज और भूसे का पृथक्करण तो नहीं था, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखो, जिस प्रक्रम से हमने अनाज और भूसे को अलग किया था उसको हमने क्या बोला था? निष्पावन, जिसमें हमने हवा के झोंकों से अनाज और भूसे को अलग अलग किया था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। हमारा अगला प्रश्न है, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है, यानी कि नींबू पानी बनाया गया है। अब आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? अब इस क्वेश्चन में क्या किया है कि आपके पास एक नींबू पानी दे दिया है, ठीक है। अब उसको ठंडा करने के लिए आपने उसमें बर्फ़ डालनी है। तो आप उसमें बर्फ़ जब डालेंगे वो चीनी घोलने से पहले डालेंगे या फिर बाद में डालेंगे? और हम ज़्यादा चीनी कब डाल सकते हैं? बर्फ़ डालने के पहले या फिर बाद में?
ताकि वो पूरी तरह से घुल जाए। तो इसका आंसर है, हमें नींबू पानी में चीनी घुलने के बाद बर्फ़ डालनी चाहिए। यानी कि पहले हमें नींबू पानी में चीनी घोल लेनी चाहिए, फिर उसी के बाद बर्फ़ डालनी चाहिए। पहले नहीं डालनी चाहिए बर्फ़ और बाद में चीनी घोली, ऐसा नहीं करेंगे हम। पहले चीनी घोलेंगे, बाद में बर्फ़ डालेंगे। फिर है, बर्फ़ डालने से पहले अधिक चीनी डालना संभव होगा। मतलब कि अगर बर्फ़ डालने से पहले हम चीनी घोल लेंगे तो हम ज़्यादा चीनी घोल सकते हैं, और अगर हमने ऐसा किया कि बर्फ़ पहले डाल दी उसके बाद चीनी घोलने लगे तो क्या होगा, चीनी घुल नहीं पाएगी अच्छे से और हम ज़्यादा चीनी भी नहीं घोल पाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।